बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलील शर्कपुरी की तरफ से तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन पर जो कुछ कहा गया वो पिछली वीडियो में हम आपके सामने रख चुके हैं, और नासिर मदनी साहब भी कुछ पीछे नहीं रहे। वो भी इन्हीं की तरह लाल भभूका हो गए। उन्होंने भी जो कुछ इनको सुना दिया। आज की हुकूमत जिनके हाथ में, उनको उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को जो कुछ कह दिया उन्होंने अखीर कर दी। उधर सुहेल अफरीदी की तरफ से हलफ उठाया गया। कई लोगों की तरफ से बड़े वसूख के साथ दावे किए गए थे कि सुहेल अफरीदी वजीर आला नहीं बनेंगे। सबसे पहले ये दावा किया था चंद साहब ने, नदीम अफजल चंद ने। उन्होंने कहा था कि इनको वज़ीर आला नहीं बने दिया जाएगा। उन्होंने इसमें एक फैन बर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, सीधा कह दिया कि ये वज़ीर आला बंदा नहीं बनेगा। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब ने भी ये तजिया दिया, और वो जो फयाजुल हसन चौहान वो भी यही कुछ कहते रहे। इसके अलावा भी राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी बात, और जाचर साहब वो अता तारर साहब की तरफ से भी यही कहा गया कि इस बंदे को किसी सूरत भी वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। कैसे ये वज़ीर आला बन सकता है? और भी कई लोग दूर दूर की कोड़ी लाए। अब इनको क्या करना चाहिए? शर्म से इनको क्या करना चाहिए? शर्म से इनको सलाम करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नाज़रीन या फैसला कर लें। बल्कि इनको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि वसूख के साथ कैसे ऐसे दावे कर देते हैं कि ये बंदा वज़ीर आला नहीं बन सकता। पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से हमने बात करनी है। 6 रुपए और कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत कम की गई है, और हुकूमत की तरफ से ये एहसान जताया जा रहा है कि देखें कैसे हालात हैं, और हमने पेट्रोल की कीमत 6 रुपए कम कर दी है। मजे तमाया उदो आउंगे जब तुम लोगों की तरफ से ये कीमत उसी सतह पर लाई गई जिस सतह पर उस वक्त थी जब आपने रजीम बनाई और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया था। 148 रुपए पेट्रोल था। उस सतह पर लाएं तो लोग आपको मुबारकबाद देंगे, लोग आपको सर आंखों पर बिठा लेंगे। उससे पहले आप किसी किस्म का कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकते। TLP की थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चला कि साद रिजवी कहाँ पे हैं, गिरफ्तार किया गया है, रूपोश हैं, किसके पास हैं। इसी तरह से एक और खबर भी आई है। राइन ग्रेम की तरफ से कहा गया है कि 1000 लोगों को शहीद किया गया है, मारा गया है। तो इसके साथ क्या इत्तेफाक किया जा सकता है, जबकि हुकूमत की तरफ से सिर्फ इतना तस्लीम किया गया है कि 4 लोगों को मारा गया है। जब तफसीलात सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक को बिल्कुल ही इस हुकूमत की तरफ से, रजीम की तरफ से नेस्त व नाबूद करने का फैसला कर लिया गया है। उनको सफाए हस्ती से मिटाने की प्लानिंग कर ली गई है। तहरीक लब्बैक वो बोझ है जो आज की रजीम, ये हुकूमत, मुस्लिम लीग नून वाले किसी तौर भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुबारक जेब की बात कर लेते हैं। ये अपने भाई के बनने के बाद MNA बने थे और तहरीक इंसाफ की इनको सपोर्ट हासिल थी, लेकिन जब ये जीत गए तो शहबाज शरीफ का साथ देने लगे। इनके घर पर तीसरा हमला किया गया है, और इनके घर जब भी हमला होता है, पहला हमला हुआ, दूसरा हमला हुआ, तो राकटों से हमला होता है। आजकल ये वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, तो क्या ये अपना भाव बढ़ाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा पेश करने के लिए, अपने आप को ये जाहिर करने के लिए कि देखें मेरे पीछे ये लोग कैसे लगे हुए हैं, खुद हमला करवा लेते हैं, खुद मनसूबाबंदी करते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ इंतकाम पर उतरी हुई है, उनकी तरफ से ये हमले किए जा सकते हैं, या फिर कोई तीसरा गिरोह है जो ऐसे हमले करता चला जा रहा है। फिल्म अभी बाकी है, देखते हैं कि आगे आगे इनके साथ होता क्या है। बहरहाल कोई बंदा अपनी वफादारी तब्दील कर सकता है, उसको गद्दार कह के उसके खिलाफ इस हद तक चले जाना, अगर ये PTI की तरफ से किया जा रहा है तो इसकी किसी तौर भी हमायत नहीं की जा सकती। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी एक प्याली पानी की जरूरत है। प्याली पानी की मौलाना फजल रहमान के लिए क्यों चाहिए? उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो ना करते तो बहुत बेहतर था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाया, या मुस्लिम लीग नून ने इनको साथ मिलाया, और मौलाना फजल रहमान की पार्टी अदालत चली गई। वहां पे ये कहने के लिए चली गई कि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, और वो बदस्तूर वजीर आला हैं, इसलिए इनके इंतखाब को कालअदम करा दिया जाए। हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से इनसे पूछा गया कि आप दरखास्त वापस ले लेंगे या फिर हम इस पर मेरिट पर फैसला कर दें। इन्होंने कहा जी कि मेरिट पर फैसला कर दे। इनको लगता था कि ऊपर से इनकी तारें खींची जाएंगी और फैसला हमारे हक में आ जाएगा। अगर इनके हक में फैसला आ जाता तो फिर
इनको क्या मिलता, मजीद वहाँ पे अफरा तफरी होती, मजीद वहाँ पे अनारकी होती और सिस्टम का क्या हाल हो जाता। अदालत की तरफ से मेरिट पर फैसला किया गया और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के उन लीडरों को जिन्होंने ये सारा तमाशा लगाया था, एक पानी की प्याली दे दी जाए जिसमें वो क्या करें, खुद डूबे या फिर अपने नाक को डुबोलें। शेर अफजल मरवत की तरफ चलते हैं, वो भी आजकल फिर बयानात पे बयानात दे रहे हैं कि गंडापुर की तरफ से ऐसा किया गया, अफरीदी ने ऐसा कर दिया। इनके बयान देखने के लिए लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनकी जितनी भी पजीराई हुई थी सारी की सारी तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ से, उनके लीडरों की तरफ से और खसूसी तौर पे उनके कारकुनों की तरफ से हुई थी। जब ये तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ बेवफाई कर गए, कुछ लोग उसको गद्दारी भी कहते हैं और जो गद्दारों का अंजाम होता है वो सबको पता है। मीर जाफर मीर सादक का अंजाम यही इनका भी हो रहा है। कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनमें भी कोई थोड़ी सी शर्म हो, हया हो तो इमरान खान के नाम पर जीती हुई सीट ये छोड़ के घर बैठ जाएं या कुछ और करने लग जाएं, क्योंकि ये वकील भी हैं, वकालत करें। बार बार बयान फिर इमरान खान के हवाले से बल्कि उनकी बहनों के खिलाफ, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ देते चले जा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज एक आर्टिकल देख रहा था, उसका उन्वान था अर्श से फर्श तक। उसमें ये लिखा गया था कि मजमून निगार की तरफ से लिखा गया था कि मेरे एक दोस्त हैं, DIG रिटायर हुए हैं, वो मेरे पास आए या वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हाथ हुआ है मैं नहायत ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने पहले तो वाकया सुनाया कि मैं अपनी गाड़ी लेके DIG ऑफिस गया। जिस ऑफिस में मैं बैठता था वहां मैं जैसे ही जाता था मेरी गाड़ी जाती थी, वहां गाड़ी को खोलने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए पूरे अफसरों की लाइन हुआ करती थी। सलाम पे सलाम मुझे किए जाते थे और मेरी जितनी ज्यादा पजीराई होती थी। मैं आज वहां पे गया, मुझे यही लगता था कि मेरी गाड़ी वहां पे जाएगी, फिर सलूटों पर सलूट होंगे। जैसे मैं गेट पर पहुंचा, पहला सदमा ये हुआ कि उन्होंने पूछा कि जनाब कैसे मिलना है। मेरे ड्राइवर ने कहा कि DIG साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवा दें, फिर आप अंदर जा सकते हैं। उन्होंने बादल नखास शनाख्ती कार्ड जमा करवा दिया। अंदर गए तो जहाँ पे DIG की गाड़ी पार्क होती थी, पहले इनकी गाड़ी पार्क हुआ करती थी, वहाँ DIG की गाड़ी खड़ी थी। साथ इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करने की कोशिश की तो सीटी पे सीटी बजने लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दूसरी तरफ पार्किंग है, वहां पे चले जाएं। इनके ड्राइवर ने कहा कि DIG बैठे हैं। तो बाहर जो बंदा खड़ा था उसने समझा कि शायद अंदर वाले DIG के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या DIG बैठे। उन्होंने कहा कि हाँ बैठे हैं। उसने कहा कि नहीं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, गाड़ी के अंदर DIG साहब बैठे हैं। तो बाहर खड़े पुलिस वाले ने कहा कि कौन से DIG साहब बैठे हैं। तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो भी है गाड़ी दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ और भी सीटियां बजना शुरू हो गई, आवाजें दी जा रही थी कि गाड़ी को जल्दी से यहाँ से निकालो, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उनकी DIG से मुलाकात तय है। इस तरीके से DIG साहब कहते हैं जो वहां पे मिलने के लिए गए थे, उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि ठीक है गाड़ी वापस करो, घर चलते हैं। तो DIG साहब की तरफ से अपने दोस्त को बताया गया कि ये मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं प्रोटोकॉल में रहा हूँ तो मैं अब बड़ा परेशान हूँ कि किस तरह से मैं जिंदगी गुजारूं। उन्होंने जो भी उनको मशवरा दिया, हम यहाँ पे उनको ये मशवरा देंगे कि भाई साहब जितने भी इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आज भी बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद हैं, उनके कहने पर बहुत कुछ कर देते हैं, उनको सलूट पड़ते हैं, उनको साहब सलामत होती है। लेकिन जैसे ही अपने घर जाते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं, पहले वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता। यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उस दौर में चले जाएं जब आपने मैट्रिक किया था, FA किया था, BA किया था और उसके बाद अप्लाई किया था। आपकी माएँ नंगे पांव मज़ारों पर जाकर मन्नतें मांगती थी और इसी तरह से आपके जो वालिद हैं वो भी किसी की मिन्नत करते थे, कोई सिफारिश ढूंढते थे। वहां पर चले जाएं, उस दौर को याद करें तो आपको बिल्कुल सुकून आ जाएगा। हमारे एक ऐसे जाने वाले भी हैं जो बड़े ऑफिसर हुआ करते थे, आजकल फिर कॉन्ट्रैक्ट पर वो ऑफिसर बन गए हैं। जब वो पहले ऑफिसर हुआ करते थे वो जिम्मेदारा किया करते थे, वहां से इस्लामाबाद में होते थे, वहीं से उनकी जिम्मेदारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही रिटायर हो गए उन्होंने जिम्मेदारी 2-3 साल के बाद छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। क्या मुश्किलात होगी? वो कहते कि जब मैं वहां पे होता था, ऑफिसर था, तो यहाँ पे पानी का कोई मसला नहीं था, बीज का कोई मसला नहीं था, खाद का कोई मसला नहीं था। इसी तरह से जो भी मामला थे सारे के सारे अपने आप आगे चलते जा रहे थे। जैसे मैं रिटायर हुआ हूँ, अबे मुझे सारा कुछ खुद करना पड़ रहा है जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने जिम्मेदारी इस वजह से छोड़ दी। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं पीछे चले जाएं, अपनी माओ को याद करें, अपने बाप को याद करें, उनके नंगे पाँव को याद करें और खुद अपने आप
کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی نوکری مل جائے، چھوٹی موٹی نوکری مل جائے، بہت بڑی نوکری مل گئی تو پھر اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کیجیے۔ اللہ حافظ۔